चलिए, आपका स्वागत है फिर से होली के पश्चात आज की पहली क्लास। और हम लोग बात करें, देखो मिक्स करके हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि है ना कैसे वैदिक काल जो है वो चलता है, यानी ताम्रपाषाण काल के बाद मेखल ताम्रपाषाण क्रोनोलॉजी जो हमने देखी थी, ताम्रपाषाण काल देखा था। और हमने देखा था कि कैसे नवपाषाण काल से जो ताम्रपाषाण के बीच का जो संक्रमण काल है, उसी बीच में ही आपका मेगालिथिक एज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो नवपाषाण कालीन संस्कृति है वहां पर से मेगालिथ्स के माध्यम से शवों को जो संस्कार जो है, दाह संस्कार की जो विधि है वो वहां से प्रचलित हो गई थी, अंत्येष्टि की जो प्रथाएं हो। और मेगालिथिक एज के साक्ष्य हमने छत्तीसगढ़ में भी देखे, जो मोस्टली कहां पर आपके बालोद जिले में क्या होते हैं, सेंटर्ड हैं या केंद्रित हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखो, उसके बाद हमने देखा था कि वैदिक काल जो है वो 1500 से कितना 600 ईसा पूर्व तक का काल है। और इस 600 ईसा पूर्व तक के काल में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने देखा कि कैसे भाई वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसी के अंतर्गत ही हम भारतीय इतिहास में, मैंने आपको और डेप्थ में बताया था कि कैसे सूत्र काल भी आता है ना। थोड़ा सा जो सूत्र काल है वो पौराणिक, जो आपकी पौराणिक पुराण जो है ना, उनका संकलन कहाँ पर हुआ था, आपके सूत्र काल में। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि महाकाव्य काल, जिसमें मैंने चर्चा की थी रामायण और महाभारत के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कैसे रामायण की जो चीजें हैं वो है यहाँ पर, है ना। रामायण क्या है, बहुत छोटा सा कंटेंट है। अब देखो, अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास देखोगे, है ना, तो यहाँ पर दोनों को समझना, भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास में थोड़ा सा अंतर है। हमको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित साक्ष्य हमको क्या छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलते, है ना। अभी जो इतिहास हम छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं वो बहुत ही टूटा फूटा है, एकदम परिपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्ष्य हमको उतने उभर के नहीं आए। इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो हमने देखा है ना, उसमें हमको क्या नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला भाई। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से यहाँ साक्षी नहीं है। अब जबकि यहाँ साक्षी नहीं है ना, ये अरण्य जो क्षेत्र था, है ना, क्या था, इंडियन वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर या उससे संबंधित या उसके समकालीन कोई साक्षी नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब जब भैया यहाँ कुछ रहा ही नहीं तो नगरीकरण विकसित ही नहीं हो सका, तो इस कारण यहाँ इतिहास उस तरह का दिखाई नहीं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के बाद फिर अभी हम जैसे देखेंगे कि भाई वैदिक काल, है ना, वैदिक काल के साक्ष्य, चूंकि ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसका एक ही कारण है। क्यों? क्योंकि भैया आर्यों का जो प्रसार है वो कहां नहीं हो पाया था, छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया था, तो ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य नहीं है। ऋग्वेद काल में अगर कुछ रहा भी होगा छत्तीसगढ़ में तो पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई उसके जानने का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भाई यही बात का वर्णन है कि भाई नर्मदा के उत्तर या विंध्य क्षेत्र के उत्तर तक ही क्या है, आर्यों का प्रसार हुआ था, तो उतनी ही बातें उसमें है ना। तो वैदिक कालीन साक्ष्य हमको यहाँ से देखने को उतने नहीं मिले, है ना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा रामायण और महाभारत के बारे में, महाकाव्य के बारे में। थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रो दे रहा हूं मैं, चैप्टर का इंट्रो दे रहा हूं, है ना। हम समझ रहे हैं कि क्या है। तो देखो, रामायण वैदिक काल चल रहा है। देखो युग क्या चल रहे हैं, 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, है ना, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग का हमको पता ही है। फिर उसके बाद हम त्रेता देखे। त्रेता में भाई भगवान राम का अवतरण होगा, परशुराम है उसके पहले, है ना, और वामन अवतार भी है उसके पहले, है ना। तो रामायण कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिले, और उसको हम अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उसको भुना भी रहे हैं, है ना, कैश इन भी कर रहे हैं। रामायण राम वन परिपथ है ना। तो क्वेश्चन कहां से ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको? मोस्टली जब छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो क्वेश्चन जहां से ज्यादा साक्ष्य वहीं से देखने को मिलेगा। अब साक्ष्य कहां से है? तो साक्ष्य भैया कहां से? आपका प्रागैतिहासिक काल से, यानी पाषाण काल से।
पाषाण कालीन साक्ष्य आपको ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन कहां से बनेगा, पाषाण काल से बनेगा। देन फिर रामायण काल से क्वेश्चन बनेगा, क्यों, क्योंकि वो अभी क्या है, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन साक्ष्य मिले, क्यों मिले, क्योंकि भैया राम जी जो है वो अपने जो उनका क्रोनोलॉजी है, जैसे उन्होंने उनका जो जन्म है ना, उनकी माता जो कौशल्या बिलोंग करती थी, कहां से, छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो राम वन गमन परिपथ पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि राम भगवान जब वन गए तो उसमें सबसे ज्यादा वर्ष, लगभग 14 वर्ष को जब उनको वनवास हुआ था, उसमें से 10 वर्ष तो उन्होंने कहा बिताए थे, छत्तीसगढ़ में बिताए थे। तो उस काल के साक्ष्य ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अब देखो, तुम भारत के इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उसको सिलेबस में ही नहीं है। रामायण महाभारत जो है वो उसकी कहानियां जो हैं वो अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई हैं, या वैज्ञानिक तौर पर उसे सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिए वो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको नहीं देखने को मिलता। इसीलिए हम डिटेल में भी नहीं पढ़ते। कहीं पर पढ़े हो कि भैया बताओ कि राम और रावण के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, है ना, ठीक है, राम सेतु किसने बनाया था, कहां पर, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। किसने रावण को सीता हरण से रोकने का प्रयास किया था, किसने लक्ष्मण रेखा की, इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं देखने को मिलते। क्यों नहीं देखने को मिलते, या उस जगहों कभी उन्होंने बात नहीं की कि पंचवटी कहां पर है ना, कहीं उन्होंने पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई जो लंका है वो कहाँ है। तो ऐसा क्यों नहीं है वहां पर, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। आप रामायण महाभारत भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में रामायण और महाभारत को देखते हो, है ना, क्या, रामायण और महाभारत को, क्यों, क्योंकि यहाँ से साक्ष्य मिले। भले ही महाभारत कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में उतना वर्णन नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का आगमन यहाँ पुष्ट रूप से नहीं हुआ था। यहाँ पर देखने को नहीं मिलता कि श्री कृष्ण कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, केवल एक प्रकरण को छोड़कर जो आरंग में देखने को मिलता है। तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। फिर भी रामायण महाभारत के लगभग थोड़े थोड़े साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं। रामायण तो बहुत अच्छा है, महाभारत कालीन आपको साक्ष्य कम देखने को मिलते हैं। अब चूंकि देखने को मिलता है तो प्रश्न भी बनेगा, और प्रश्न भी बनेगा तो आपको डेप्थ में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही चीजें यहां तक, आपको समझ में आ रहा बेटा, क्लियर। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूं, हमको पढ़ना है वैदिक काल, है ना, वैदिक काल में ही ये रामायण महाभारत आएगा, है ना। थोड़ा सा बात को समझना, है ना, भारतीय इतिहास से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर वैदिक काल जो है ना भाई, ये कितना से कितना है बेटा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, बीसी से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का काल कहा किसके अंतर्गत आता है, वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और इस वैदिक काल में ही किसकी रचना हुई, वेदों की रचना हुई, है ना, वेदों की रचना हुई, है ना। और वेदों के अंतर्गत, वेदों के 4 पार्ट है ना, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, कौन कौन से, आपके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और संहिता, है ना, क्या, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, 4 पार्ट है। ये भी इसी काल में ही रचे गए, वेदों के 4 पार्ट, 4 वेद है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद, और हर वेद के 4 खंड होते हैं, है ना, क्लियर। इसके अलावा इस काल में ही वेदों के बाद आप पुराणों की रचना देखते हैं, इसके अलावा महाकाव्यों की रचना देखते हैं, जो आपकी गुप्त काल तक चलती है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो जब हम छत्तीसगढ़ में वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो हमको इन तीनों चीजों को यहां पर देखना होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। अब देखो ऋग वैदिक काल को हम बेसिकली 2 भाग में बांटते हैं, कौन कौन सा काल, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल। ठीक, क्या, ऋग वैदिक काल जी और उत्तर वैदिक काल, समझ में आ रहा है। ऋग वैदिक काल कब से कब तक था, तो ऋग वैदिक काल जो है वो हमको पता है कब से कब तक का है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना है, 600 ईसा पूर्व तक का,
क्लियर? कहां से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कितना है? 1000 ईसा पूर्व तक। अब ऋग्वैदिक काल जो है इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे, है ना। और आर्यों का जो प्रसार है वो कहां तक था? विंध्य के उत्तर क्षेत्र में था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? विंध्य के उत्तर क्षेत्र तक प्रसार था आर्यों का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ की लोकेशन कहाँ है? अगर भूगोल अच्छे से पढ़ोगे तो पता है आपको, ये विंध्य पर्वत है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी का विस्तार है यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नर्मदा बहती है आपकी, और नर्मदा के नीचे है आपका ऋग पर्वत अर्थात सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का ही ये विस्तार है मैकल श्रेणी। समझ में आ रहा है बात? अब चूंकि आर्यों का विस्तार तो भैया इधर है, विंध्य पर्वत के उत्तर तक है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ तो यहां आ रहा है, तो इस छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या है जानकारी? साक्ष्य, ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य हमको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन इस क्षेत्र कुछ नहीं था। तो यह जो पूरा दक्षिण का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, उसे इन्होंने कहा दक्षिण पदा, है ना। क्या कहा? दक्षिण पदा कहा। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। इस पूरे क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? दक्षिण पदा शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र के दक्षिण के क्षेत्रों के लिए, इस विंध्य के दक्षिण के क्षेत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर दक्षिण पदा शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में। समझ में? तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं? नहीं हुए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? क्लियर? अब आओ उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है ना, इसका काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसी काल में ही आपको पुराणों का संकलन और महाकाव्यों का संकलन भी देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो, उत्तर वैदिक काल में चूंकि आर्यों का प्रसार अब कहा? विंध्य पर्वत के दक्षिण की ओर हो चुका था, है ना। फिर भी उतने ज्यादा साक्ष्य तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे जो दक्कन का क्षेत्र था, है ना, क्या? दक्कन का क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र जिसमें क्या है आपका? बस्तर भी शामिल है। क्या है? बस्तर भी इंक्लूडेड है ना। इसके लिए दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? दक्षिण दिक। दिक माने होता है दिशा, है ना। दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग, है ना, किसके लिए किया गया है? उत्तर वैदिक काल में बस्तर क्षेत्र के लिए किया गया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आइए, पूछेगा आपको, है ना। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वैदिक काल में, है ना। आपको और भी संकलन देखने को मिलेंगे। मैंने बोला कि पुराण, अब पुराणों में ना ये तो नहीं बोला गया कि फला राजा शासन कर रहा है, ये है वो है, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर की जो नदियां हैं और पर्वत हैं, उनका वर्णन जरूर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चंस आपको जरूर इससे पूछ सकता है कि बोलेगा हस्तु सुमा किसे कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? जैसे आपने वैदिक काल में पढ़ा था ना, नदियों के प्राचीन नाम विप्सा या विपासा, सतुद्री, सतलज को कहते हैं सतुद्री, विप्सा किसको कहते हैं? व्यास नदी को कहते हैं। तो जब वैसे ही नाम आपको प्राचीन काल में, अभी जो वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, उनके प्राचीन नाम क्या थे, वो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी को देखते हैं कि पुराणों में और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, क्या चीजें मिल रही हैं हमको।
किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। देखो पहले मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा जिसमें हम थोड़े ब्राह्मण ग्रंथ पुराण में क्या कहा गया है इस क्षेत्र के पर्वतों नदियों को वो देखेंगे। देन हम कहां पर जाएंगे? महाकाव्य काल, जिसमें हम रामायण काल और महाभारत काल की बात करेंगे। बहुत क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना बेटा, है ना, और कलेक्टेड माइंड से इसको पढ़ने की कोशिश करना। मैंने कहा ऋग्वैदिक काल में राजयों का प्रसार नहीं हुआ था और तो साक्ष्य भी नहीं मिले, लेकिन दक्षिण पद शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया है। समझ में आ रहा बात? उत्तर वैदिक काल में यह दक्कन जो क्षेत्र था, है ना, जिसमें बस्तर भी शामिल था, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दक्षिण पदा शब्द का प्रयोग किया गया है, सॉरी दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? बस्तर क्षेत्र के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखो जो शतपथ ब्राह्मण है ना, है ना, मैं बोला कि वेदों के अंग होते हैं, तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ना वर्णन है, किसका वर्णन है? आपका पूर्व से लेकर पश्चिम तक के समुद्र को उल्लेख है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक के समुद्र का उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि भाई पूर्व से पश्चिम तक के समुद्र का उल्लेख है, इसका मतलब क्या? ये क्षेत्र से वे परिचित हो गए थे। ठीक है। कौशितक उपनिषद कौशिक के, ठीक है, इसमें विंध्य पर्वत का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन मिलता है, विंध्य पर्वत का वर्णन। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? अब देखो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पर्वतों की, है ना। तो इस क्षेत्र में प्रमुख जो पर्वत है ना, अब उसको मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैं मिटा रहा हूं, है ना, ठीक, क्लियर है जी? ये मैं मिटा रहा हूं और आप यहाँ, चलो यहाँ पर अपने पास जगह, चलो यहाँ पर बना लेते, मिटाने की जरूरत नहीं। अब मैं छोटा सा ना मैप ड्रॉ कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ठीक, छत्तीसगढ़ का मैप कुछ आपका इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पर्वतों का उल्लेख यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन सा पर्वत जी? यहाँ पर विंध्य पर्वत, है ना। ये आपका विस्तार मध्य प्रदेश में यहाँ पर विंध्य पर्वत है। क्लियर है? ठीक, और मैंने बताया कि इसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको? कौशिक के उपनिषद में। ये विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अब विंध्य पर्वत के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। ये, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझने की कोशिश करना। ये है कौन? विंध्य पर्वत के बीच में नर्मदा। और नर्मदा का जो नाम है वो था रेवा। क्या नाम है? रेवा नाम था। पुराणों में क्या नाम मिलता है? रेवा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आना चाहिए आपको। तो देखो क्या नदी है यहाँ पर? नर्मदा नदी। और नर्मदा को क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहां पर नर्मदा जो है ना, इसके दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है
जो विंध्याचल का दूसरा विंध्य श्रेणी का दूसरा भाग है, कौन सा पर्वत श्रेणी है जी? सतपुड़ा। कौन सा पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा। अब सतपुड़ा के लिए किस शब्द का वर्णन है? ऋक शब्द का वर्णन देखने को मिलता है। क्या शब्द का? ऋक। ऋषि का री, आपका है ना, किस शब्द का? ऋक शब्द का वर्णन देखने को मिलता है। किसके लिए? आपका किसके लिए जी? आपका ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करना। ऋक शब्द का वर्णन देखने को मिलता है किसके लिए? सतपुड़ा की। ऋक्ष या ऋक्षमत दोनों नाम मिलेगा आपको, है ना, समझ में आ रहा है? तो रेवा नर्मदा के लिए प्रयोग हुआ, सतपुड़ा के लिए ऋक शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब देखो ये नर्मदा जो है ना, ये किस पर्वत से निकलती है? तो हमको पता है यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रेणी है जी? ये सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार जो है, ये कौन सा पर्वत है? मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सा है? मैकल पर्वत श्रेणी, है ना, ठीक है। और यह जो मैकल पर्वत श्रेणी है, ठीक है जी, क्लियर है? ठीक, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? मैकल पर्वत श्रेणी देखने को मिल रहा है। अब ये मैकल जो पर्वत श्रेणी है ना, यहीं से क्या निकलती? नर्मदा निकलती। कहां से? अमरकंटक, इसका एक विस्तार है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक, ठीक है। और अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, और इसी कारण नर्मदा को क्या कहा जाता है? मेकल सूता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेकल सूता कहा गया है इसको, आपकी नर्मदा को, ठीक है। अब देखो इसके पीछे का इतिहास क्या है। यहाँ पर ना एक मेकल नामक शासक हुआ करते थे, जिन्होंने इस पर्वत श्रेणी पर क्या किया था? घोर तपस्या की थी। और घोर तपस्या करने के कारण इस पर्वत को क्या कहा गया? मेकल कहा गया, ठीक है। नर्मदा सोन का क्या है जी? या उद्गम स्थल है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? और यह किसको जोड़ती है? विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से जोड़ती है ना, ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया थोड़ा सा आउट ऑफ छत्तीसगढ़। अब अंदर आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि और कौन कौन से पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सोम पर्वत, ठीक है। हस्तु और सोम पर्वत। हस्तु सोम जो पर्वत है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कैमूर पर्वत श्रेणी, यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बेटा कैमूर पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है यहाँ पर, कैमूर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है छुरी तिरंगा की पहाड़ियां, ये देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? तो देखो ये हस्तु पर्वत जो है, ये पुराणों में इसका वर्णन देखने को मिलता है ना। और इसे सुवर्णमुखी नदी का उद्गम क्षेत्र कहा गया है ना। सुवर्णमुखी जो है, ये किसको कहा गया? सोन नदी को कहा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरह से अगर हम देखें तो देखो हस्तु और सोम दो नदियों का, दो पर्वतों का उल्लेख है यहाँ पर। किसका है? हस्तु और सोम। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी का ही ये आगे विस्तार आपको देखने को मिलता है किसके? छुरी तिरंगा के पहाड़ियों के रूप में। और एक विस्तार जाता है, सॉरी, ये विंध्य पर्वत का दूसरा विस्तार आता है कैमूर पर्वत श्रेणी के रूप में, है ना। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आगे बढ़ती है यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी के रूप में, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ आपने टेंथ से पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखो ये रामगढ़ की पहाड़ी है, ये छुरी तिरंगा की पहाड़ियां है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी क्वेश्चन पूछा गया है, रामगढ़ की पहाड़ी जो है किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो आपको पता चलेगा कि रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने बताया कि मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये है हस्तु पर्वत, इसी जो आप क्या बोलते हैं कैमूर की पहाड़ियां है ना, इसे यहीं पर कहा गया, इसे हस्तु पर्वत कहा गया है, सॉरी सोम पर्वत कहा गया है। इसी सोम पर्वत से किसका
उद्गम होता है जी। कौन सी नदी का उद्गम होता है? हसदेव नदी का उद्गम होता है ना। हसदेव नदी का क्या होता है यहाँ पर? उद्गम होता है। ये ऐसे करके बहती है ना, ऐसे करके बहती है और ये कहा महानदी में मिल जाती है। ठीक है, ये महानदी जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो हसदेव जो है वो किससे मिल जाती है? आपकी महानदी से। और इस हसदेव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इस हसदेव नदी के लिए, हसदेव नदी के लिए हस्तु सोमा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हस्तु सोमा। ठीक है, ठीक। अब ये सोम पर्वत जो है एक्चुअल में ये मैकल से लेकर यानी अमरकंटक पर्वत से लेकर ये कैमूर तक का पूरा जो पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, इसे ही हम सोम पर्वत कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। किस पुराण में? मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, मार्कंडेय पुराण देखने को मिलता है। आपको मार्कंडेय पुराण नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा कि हसदेव हस्तु सोमा किस नदी को कहा गया है, तो हसदेव नदी कहा गया है। ठीक है, और ये आपका कोरबा से लेकर रायगढ़ तक जो पर्वत श्रृंखला आपको छुरी मचरिंगा की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, इसे कहा गया है आपका हस्तु पर्वत। क्या कहा गया है? हस्तु पर्वत। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब देखो, जब हमने ये पर्वत देख लिया है ना, तो थोड़ा सा और भी मैं तुमको बता देता हूँ। और कुछ पर्वतों का वर्णन है, जैसे कौन सा पर्वत? आपका सुक्तिमती पर्वत। ठीक है, सुक्तिमती पर्वत का वर्णन आपको देखने को मिलता है कहां पर? इस काल में। ठीक है जी, तो सुक्तिमती पर्वत कौन सा है, कहां पर इसकी स्थिति थी? तो देखो, छत्तीसगढ़ में यह जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका विस्तार आपका कहां से कहां तक है? ये धमतरी, और धमतरी से लेकर ये आपका गरियाबंद तक, ये जो इलाका है ना। तो धमतरी में एक पर्वत है सिहावा पर्वत, है ना। ठीक है, मेनली इसी सिहावा पर्वत को, जो सिहावा पर्वत जहां से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है, इसे ही सुक्तिमती पर्वत कहा गया है। क्या कहा गया है? सुक्तिमत। सुक्तिमत क्या कहा गया है? सुक्तिमत पर्वत। क्या कहा गया है? सुक्तिमत पर्वत। ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्लियर है? और एक जगह मार्कंडेय पुराण में ही इसका वर्णन देखने को मिलता है, इसका भी वर्णन, और कहा गया है ऋषि कुल्या कुमारी च मंदगा मंदवाहिनी उपा पलाशिनी चैव सुक्तिमत प्रभावा स्मृता, ऐसा कहा गया है ना। और इस तरह से ये पता चलता है कि भाई सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम है, और महानदी के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है मार्कंडेय पुराण में है, वो है क्या? ऋषि कुल्या। कहा गया है? ऋषि कुल्या। कुल्या माने होता है पुत्री, है ना। क्या कहा गया है? ऋषि कुल्या कहा गया है महानदी को। ठीक है, तो आप एक एक करके यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुमको, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। एक तरफ अगर मैं पर्वतों की बात करूं, है ना, तो किसको भाई? सतपुड़ा को क्या कहा गया है? रिक्ष, रिक्षमत या रिक्ष पर्वत। ठीक है, आपका हस्तु पर्वत, है ना। ठीक है, ये अमरकंटक मैकल से लेकर आपका कैमूर तक का जो पर्वत श्रृंखला है, इसको कहा गया है क्या? सोम। और छुरी मतिरिंगा, छुरी मतिरिंगा की जो पहाड़ियां हैं, इन्हें क्या कहा गया है? हस्तु पर्वत कहा गया है। क्या कहा गया? हस्तु पर्वत। और सिहावा पर्वत जो है, इसके लिए सुक्तिमत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग किया गया है, सुक्तिमत पर्वत शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा इसी पर्वत के लिए देव हृदय यानी देवों का हृदय
इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। देखो सिहावा जो है ना, यह जो है सप्त ऋषियों की तपस्थली थी। कौन? सिहावा पर्वत। ठीक है, तो सतपुड़ा के लिए ऋक्षमत, मैकल और कैमूर तक का जो विस्तार है उसे सोम पर्वत, छुरी मतिरिंगा के लिए हस्तु पर्वत, सिहावा के लिए सुक्तिमत पर्वत शब्द और सुक्तिमत या देववृत शब्द का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है जी। अब देखो ये तो हो गए आपके पर्वत। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नदियों पर। तो मैंने नदियों की बात यहाँ पर की। नदियों में है ना, नदियों का वर्णन देखो पुराण सुराण में तुमको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा। महानदी का जरूर पूछ सकता है कि भैया मार्कंडेय पुराण में इसे कहा गया है, तो ऋषि कुल्या कहा गया है। लेकिन पर्वतों के बारे में ऐसा शायद आपको पौराणिक साक्ष्य ना पूछे, है ना, बस उनका नाम पूछ सकता है। तो मैंने सबसे पहले बताया है ना, नर्मदा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रेवा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मेकल सुता कहा गया है। मेकल सुता कहा गया है किसको? नर्मदा को, है ना। ठीक है, फिर हमने देखा कि हसदेव नदी जो है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हस्तु सोमा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी, क्योंकि हस्तु और सोम पर्वत से निकलने के, उसके बीच से निकलने के कारण हस्तु सोमा कहा गया इसे। और इसके अलावा महानदी के लिए हम देखते हैं किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋषि कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ऋषि कुल्या कहा गया है किसमें? मार्कंडेय पुराण में। हो गया जी। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है। तो देखो महानदी को ऋषि कुल्या कहा गया। इसके अलावा और क्या कहा गया मैं यहां पर बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास स्पेस है, इसको यूज कर रहे हैं अपन, है ना। तो महानदी के लिए और शब्द किस शब्द का प्रयोग किया गया वहीं पर लिखेंगे आप लोग। महानदी के लिए चित्रोत्पला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? चित्रोत्पला। और किसमें मिलता है आपको यह नाम? मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है, ब्रह्म पुराण में देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मत्स्य पुराण में, है ना, ठीक है, महानदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है जी? चित्रोत्पला। मार्कंडेय पुराण में ऋषि कुल्या कहा गया है इसको, महानदी को। ठीक है, और यहीं पर आपको पता है ना राजीव में जो संगम है ना, वहां पर कौन सा मंदिर है? उत्तलेश्वर महादेव मंदिर है। उत्तलेश्वर मंदिर है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है इसका, है ना। ठीक, विष्णु पुराण में है ना कहा गया है कि ये जो ऋषि कुल्या है वो कहां से निकलती? सिहावा से निकलती, है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस इतना तुम याद रखना कि आपका श्रीमद् भागवत जो एक्चुअल में लिया गया है कहां से? महाभारत से। महाभारत के भीष्म पर्व में आपको चित्रोत्पला नाम देखने को मिलता है। तो अगर आपको पूछे मत्स्य पुराण या भीष्म पर्व किसका? महाभारत का एक चैप्टर उसमें, ठीक है, क्लियर। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब में चित्रोत्पला नाम मिला। ऋषि कुल्या कहाँ मिला? मार्कंडेय पुराण में। अब देखो इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं? तो भाई और प्रमुख नदी कौन सी है? अरपा। ठीक है, अरपा जो है ये इधर से आके मिलती है ना, यहाँ से ये। ठीक है, तो अरपा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बिलासपुर में प्रवाहित होती है, आपको पता ही है अरपा, है ना। ठीक है, कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है। कृपा कहा गया है, क्या कहा गया है? अरपा को कृपा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? फिर लीलागढ़ क्वेश्चन पूछा गया है। लीलागढ़, है ना। मैं यहाँ पर अब बेटा इसको मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस खत्म हो चुका है। अब इसको देखते हैं आप। ठीक, लीलागढ़। लीलागढ़ जो नदी है ना,
उसके लिए नीलोत्पला, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं महानदी से इसको, लीलागर के लिए नीलोत्पला शब्द का प्रयोग किया गया है ना, इस शब्द का प्रयोग किया गया है नीलोत्पला, और इसी को निडिला नदी भी कहा गया है कई जगह। क्या निडिला, तो निडिला बोले या आपको क्या बोले नीलोत्पला बोले, दोनों ही सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। फिर सोन, सोन के लिए अब देखो लीलागर जो है ना, ठीक है, ये कहां से निकलता है, ये इधर से, कोरबा से, है ना, कोरबा से लीलागर, है ना, तो नीलोत्पला निडिला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर है आपका कौन, सोन नदी। सोन नदी को क्या कहा गया है जी, सोन नदी को कहा गया है आपका सुवर्ण मुखरी, सुवर्ण मुखरी, है ना, सुवर्ण मुखरी शब्द का प्रयोग किया गया। स्कंद पुराण में यह वर्णन देखने को मिलता है ना, हस्ती शैल नामक पर्वत से यह निकलता है ना, हस्तु, हस्तु पर्वत से निकलता है ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद है मांड नदी। मांड नदी जो रायगढ़ से होकर बहती है ना जी, ये यहां से आपको निकलेगी, कहां से, ये यहां से रामगढ़ की पहाड़ी से निकलेगी, है ना, और उसके बाद ये ये कहां से निकलती है, मांड नदी आपकी रामगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और मांड नदी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मांड नदी के लिए मंदगा शब्द का प्रयोग किया गया है। मंदगा, क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, मंदगा। ठीक है, जोंक नदी, जोंक नदी को कहा गया है पलाशिनी। क्या कहा गया है, पलासिनी। क्या कहा गया जी, पलासिनी। ठीक है, क्लियर। इसे, इसके किनारे परसवानी नगर बसा हुआ है ना, परसवानी। फिर आते हैं शिवनाथ नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है शिवनाथ। शिवनाथ नदी जो है, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया सुनी और शिवा। ठीक है, सुनी और शिवा किसके लिए, आपका किसके लिए जी, शिवनाथ के लिए, सुनी और शिवा। ठीक है, इसका, है ना। फिर पैरी, पैरी को कहा गया है पयोधरा। पैरी को क्या कहा गया है, पयोधरा, पयोधरा, पैरी को। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और कन्हार नदी है ना, कहां से बहती, यहाँ बहती कन्हार नदी। ये कन्हार नदी का बहाव क्षेत्र है, ये किसकी सीमा बनाती है, झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है ये वाली कन्हार जो नदी है। और कन्हार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, रेणु शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का, रेणु शब्द का, किस शब्द का, रेणु। इसके अलावा इधर चंबल नदी बहती है ना, चंबल नदी कहाँ बहती है, बुंदेलखंड के बिहार क्षेत्रों में बहती है ना, और उसके लिए चमनवती शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा बेतुआ बहती है आपका मध्य प्रदेश में, उसके लिए वेत्रवती शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं ये जो लिखा हूँ ये आपके काम का है, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा कि भाई, है ना, क्या सब पूरा पर्वत ये आपके लिए नया है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऋक्ष पर्वत, ऋक्षमत पर्वत कहा गया है। मैकल और कैमूर के बीच सोम पर्वत का उल्लेख है। छुरी मतृंगा के लिए हस्तु शब्द का प्रयोग किया गया है। सिहावा के लिए सुक्ति मत या देवभृत शब्द का प्रयोग किया गया है। नर्मदा नदी क्या कहा गया है जी, क्या कहा गया बेटा, रेवा कहा गया है ना, मेका सूता कहा गया है। हसदेव को क्या कहा गया है, हस्तु सुमा कहा गया है। महानदी को ऋषि कुल्या कहा गया है। इसके अलावा और क्या कहा गया है, महानदी को क्या कहा गया है, चित्रोत्पला कहा गया है।
ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। जो सुक्तिमाक पर्वत यानी सिहावा पर्वत से निकलते हैं। यहाँ पर महानदी की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी कौन है आपकी, ये कौन है जी, शिवनाथ। इसको ये सुनी शब्द का प्रयोग किया गया है ना। मांड नदी जो है उसके लिए किस शब्द का, मंदगा। सोन के लिए स्वर्णमुखरी, लीलागढ़ के लिए नीलोत्पला या निडिला, जोंक के लिए पलाशिनी, है ना। पैरी के लिए जो इधर से मिलती है पैरी नदी, ये आपकी, इसके लिए पयोधरा शब्द का प्रयोग किया गया है। अरपा नदी के लिए कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ में आया बात, यहां तक समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखो वैदिक काल में ये कंटेंट है, एक्चुअल यही कंटेंट है जो आप क्या पढ़ते हो, अलग अलग जगह पढ़ते हो। जब नदियां पढ़ते हो तो इसको पढ़ लेते हो, लेकिन चूंकि भाई वैदिक काल है, वैदिक काल में इतिहास में क्या क्या लिखा है, वैदिक काल संबंधित इतिहास में छत्तीसगढ़ के लिए हमने यहाँ पर देखा। क्लियर है, तो उम्मीद है ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बेटा, ठीक। तो और अगर शॉर्टकट में देखें तो जैसा आप बुक्स में पढ़ते हो नॉर्मली जैसा पढ़ाया जाता है कि भैया हाँ ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ साक्ष्य नहीं मिले हैं, दक्षिण पदा शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल के लिए। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिक शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, बस्तर क्षेत्र के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी रामायण काल की, लेकिन रामायण काल से पहले मैं तुमको थोड़ा सा ना इतिहास बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी मैपिंग जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ को कुछ मैं ऐसे बांटता हूँ, है ना, अगर छत्तीसगढ़ को हम देखें तो कुछ इस तरीके का छत्तीसगढ़ हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का यह जो इलाका है यह मैदानी इलाका है ना, इसके लिए हम शब्द का प्रयोग देखते हैं कोसल। ठीक है, प्राचीन काल में। ठीक है, और इस जो दंड अरण्य क्षेत्र है इसके लिए दंडकारण्य शब्द का प्रयोग देखते हैं, हमको पता है। लेकिन इसके पीछे रामायण काल में इन दो शब्दों का आपको वर्णन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका इतिहास क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगस्त ऋषि है ना, वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं किसकी, दक्षिण की। और दक्षिण की यात्रा करने से बताया गया है कि मेकर पर्वत जो है ना, सॉरी विंध्याचल पर्वत जो है वो बढ़ने लगता है। तो सब ऋषि बोलते हैं कि भाई ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ, मैंने बोला ना कि दक्षिण पदा दक्षिणापथ क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर विंध्य पर्वत क्या होने लग गया, ऊंचा होने लग गया तो फिर ऋषि अगस्त से वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई क्या करिए, कुछ करिए, है ना। तो अगस्त मुनि ने विंध्य पर्वत को बढ़ने से रोका, है ना। और उसके बाद वो जब विंध्य पर्वत पार करके कहाँ आते हैं, अमरकंटक आते हैं, और अमरकंटक में क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद चूंकि यहाँ ऋषियों का क्षेत्र बनता है तो अमरकंटक को जन क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, जन क्षेत्र कहा गया। और जन क्षेत्र के बाद यही क्या बनने लग गए, जनपद कहलाए आगे चल के। जो जितने जनपद देखने को मिलते हैं ना, कौशल, उर्वस, है ना, है ना, जैसे ये कौशल जनपद, इसके बगल में तोसली जनपद। ठीक है, तो ये जनपद कहां से देखने को मिले, इसी से आया, जन क्षेत्र से आता है, उसका इतिहास वहीं पर है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अगस्त मुनि ने वैदिक मंत्रों से किसको रोका, विंध्य को बढ़ने से रोका। अब देखो ये दंडकारण्य का इतिहास क्या है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं दंडकारण्य, है ना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं तुमको इतिहास बताऊंगा आगे कि एक्चुअल में ये यदुवंश कहाँ से आता है, चंद्रवंशी राजा कहाँ से आते हैं, है ना। उनकी सबके ओरिजिन मनु से ही, मनु की संतानें हैं, तो कहाँ से आएगा वो देखेंगे। लेकिन मैं तुमको दंडकारण्य का इतिहास बता रहा हूँ।
यहाँ पर ना एक राजा हुआ करते थे, राजा दंडक। कौन थे? राजा दंडक इस क्षेत्र में शासन किया करते थे, इस अरण्य क्षेत्र में। पहले ये अरण्य क्षेत्र नहीं हुआ करता था। और इक्ष्वाकु के तृतीय पुत्र थे दंडक। ठीक है, अब चलो मैं तुमको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, है ना। ठीक, ये देखो, सबसे पहले आएंगे आपके वैवस्थ मनु। ठीक है, कौन आते हैं? वैवस्थ मनु, वैवस्थ मनु। ठीक है, और वैवस्थ जो मनु होते हैं, ठीक, इनके ना 10 पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। ठीक है, किनके? मनु के। तो वैवस्थ मनु के 10 पुत्रों में से एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है ईला। क्या नाम होता है जी? ईला। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ईला का पौत्र होता है सुद्युम्न। कौन होता है? ईला का पौत्र कौन होता है? सुद्युम्न। ठीक है, सुद्युम्न। और सुद्युम्न का पुत्र होता है, 3 पुत्र होते हैं सुद्युम्न के, है ना, जिसमें से एक पुत्र का नाम होता है विनीतास्व। क्या? विनीतास्व। ठीक है, ये विनीतास यही सूर्य है ना, समझ में आ रहा बात? क्या है? ये सूर्य है। तो ये विनीतास या सूर्य है। ठीक है, ये तो आगे क्रोनोलॉजी चलेगी छत्तीसगढ़ की बात जब हम करेंगे रामायण काल में, लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ तुमको। तो भाई मैं क्या बता रहा था कि एक पुत्री है, 10 पुत्र। 10 पुत्रों में एक होते हैं इक्ष्वाकु। इसी व्यवस्थ मनु के पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है इक्ष्वाकु। ठीक है, क्या? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंशी शासक कहते हैं ना। देखो, इक्ष्वाकु के पुत्र कौन होते हैं? दंडक। कौन होते हैं? दंडक। देखो, उनका राज क्षेत्र क्या रहेगा? इनका राज क्षेत्र, ये क्रोनोलॉजी चलेगी, है ना, ये क्रोनोलॉजी क्षेत्र चलेगी इस कोशल क्षेत्र की, और ये क्रोनोलॉजी चलेगी दंडक क्षेत्र की। देखो, मैं बैकग्राउंड से बता रहा हूं तुमको कि कैसे हो रहा है ये। ऐसे मैं तुमको ड्रॉप नहीं कर रहा हूं कहीं से, पैराग्लाइडिंग नहीं करा रहा हूं कि अचानक कहीं से लाया और कहीं छोड़ दिया। मैं तुमको इतिहास बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कहां पर था। ठीक है, तो वैदिक काल में हम रामायण काल से, जब सतयुग है, त्रेता है, उस युग की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सतयुग के में देखो जल प्रलय होता है, जल प्रलय के बाद कौन? मनु बचते हैं इकलौते, है ना। ठीक है, और मनु की एक पुत्री और 10 पुत्र होते हैं, और यहीं से मानव का पुनर्जन्म होता है। तो 10 पुत्रों में से एक पुत्र होता है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का पुत्र होता है दंडक। ठीक है, ये इस क्षेत्र में शासन कर रहा है। कहाँ क्षेत्र में? दंडकारण्य क्षेत्र में शासन कर रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र में दंडक क्षेत्र में शासन कर रहा है। और यहाँ पर असुरों के देवता आपने सुना होगा, शुक्राचार्य, है ना। आप अगर भारतीय जो भी पुरानी नाटक कथाएं देखते होंगे, उसमें आपने शुक्राचार्य का वर्णन सुना होगा। शुक्राचार्य जो थे वो क्या थे, है ना, किसके देवता थे? किसके गुरु थे? ऋषि शुक्राचार्य गुरु थे राक्षसों। तो एक दिन होता क्या है, दंडक जो है शुक्राचार्य की पुत्री होती है, उनको, अब वो घूमते रहता, दंडक शिकार खेलने जा रहा था, एक दिन चले जाता है शुक्राचार्य के यहाँ। शुक्राचार्य की पुत्री होती है, अर्जा नाम रहता है उसका। ठीक है, और उस कन्या जो है अर्जा के ऊपर ये मोहित हो जाता है और उसका वरण कर लेता है ना, किसका? अर्जा का। जब यह बात शुक्राचार्य को पता चलती है तो शुक्राचार्य दंडक को श्राप देते हैं कि तेरा राज क्षेत्र जितना भी है वो क्या हो जाएगा? अरण्य हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, घोर जंगल हो जाएगा। ये श्राप मिलता है किनको? राजा दंडक को। किनसे? शुक्राचार्य से। तब के बाद यह पूरा दंडक जो क्षेत्र है, जो दंडक राजा का राज क्षेत्र होता है, वो क्या हो जाता है? अरण्य हो जाता है। और तब के पश्चात ये क्या कहलाता है? यह क्षेत्र पूरा दंडकारण्य कहलाता है। आप समझ में आया बात? तो दंडकारण्य कहाँ से आया? ठीक है, क्लियर? ठीक है जी। अब मैं क्रोनोलॉजी पहले बता रहा हूँ,
है ना। कहाँ तक, रामायण क्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कहानी बताएंगे और सोर्सेज बताएंगे आपको कि रामायण का सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि वैवस्त्र मनु की एक पुत्री थी इला, इला के पौत्र हुए सुद्युम्न, सुद्युम्न के 3 पुत्रों में से एक था विनीतासु। आप छत्तीसगढ़ में जब पढ़ते हैं तो विनीतासु के बारे में पढ़ते हैं कि भैया इसने ना विनीतपुर नगर बसाया था, विनीतपुर इनकी राजधानी थी, जो आगे विनीतपुर नगर बसाया था। और विनीतपुर जो नगर बसाया था किसने, इस विनीतासु ने, इसको राजधानी बनाया। आगे चल के छत्तीसगढ़ में सोमवंशी जो शासक हुए, सोमवंशी शासक। सोमवंशी कौन है, सोमवंशी, सोम कहते हैं चंद्र को, चंद्रमा को, चंद्रमा को ही सोमवंश कहा जाता, सोम कहा जाता है किसको, चंद्रमा को। और यही चंद्रवंशी, और यही चंद्रवंशियों की एक शाखा है सोमवंश, समझ में आ रहा है बात। और यही चंद्रवंशी शासक जो उन्होंने सोमवंशी नाम रखा, यही क्या है, इन्होंने ही विनीतपुर को आगे राजधानी बनाया छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा बात को, है ना। और इन सब की जानकारी कहां से मिलेगी, एक ग्रंथ है कौशल खंड, ये वाला जो जानकारी है पूरा, है ना, ठीक, ये पूरा आपको जो जानकारी दिखने को मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है आपको, कौशल खंड नामक एक ग्रंथ है। आगे बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन जानकारी के स्रोत क्या क्या है ना, अब इसमें क्या वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौशल खंड से जानकारी मिलती है कि इला के पौत्र सुद्युम्न के, इला के पौत्र कौन, सुद्युम्न, सुद्युम्न का पुत्र हुआ विनीतास्व, है ना, विनीतास्व ने विनीतपुर नगर बसाया था। और इसी विनीतास्व का आगे चलकर विनीतास्व के वंश में, है ना, एक राजा होता है जिसका नाम होता है कौशल या महाकौशल, ठीक है। एक महान प्रतापी शासक होता है कौन, कौशल या महाकौशल। ये बताया गया कौशल खंड में कि ये ना विंध्य पर्वत के दक्षिण में, इसके विंध्य के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के कहा, दक्षिण में एक जगह रहती है जिसका नाम रहता है, राजधानी रहती है नागपट्टन, नागपट्टन या पत्तन, जो आप लिखो, है ना, क्या, नागपट्टन। ये नागपट्टन जो है इस क्षेत्र में शासन करते रहता है कौन, महाकौशल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब यह कौशल जो है यहाँ का शासक बनता है तो इसका नाम नागपट्टन से चेंज करके क्या कर देता है, कौशल क्षेत्र कर देता है, समझ में आ रहा है बात। तो यह जो मैदानी इलाका है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र जिसमें कौन शासन कर रहा है, कौशल, उसने इसका नाम पहले नागपट्टन के बाद क्या कर दिया, कौशल कर दिया, समझ में आ रहा बात। और इसी के किसके, विनीतास्व के, है ना, वंश में कौशल हुआ। और कौशल के ही वंश में कौन होता है जी, आपका भानुमंत होता है। कौन होता है शासक, भानुमंत, कौन होता है, भानुमंत। और इसी भानुमंत से ही रामायण की कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे भानुमंत की पुत्री भानुमति अर्थात कौशल्या, है ना, का विवाह दशरथ, राजा दशरथ होता है। और राजा दशरथ, है ना, चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं होता, तो उस कारण यह पूरा संपूर्ण क्षेत्र किसको मिलता है, राजा दशरथ को मिलता है। और राजा दशरथ के बाद राम को, और राम के बाद उसको, है ना, यह क्षेत्र मिलता है। और आगे चलकर कुश परंपरा के नगना जी यहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है, मैंने आपको कैसे बताने की कोशिश की है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। वैदिक काल को बताया, वैदिक काल में चीजें कैसे चली उसको बताया। अब कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, है ना। मैंने क्षेत्रों के बारे में बता दिया आपको कि भैया दंडकारण्य, दंडक अरण्य कैसे बना, है ना, ठीक है। दंडक, राजा दंडक का शासन क्षेत्र, इतना घनघोर जंगल कैसे बना, है ना। दंडकारण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, आंध्र और कुछ उड़ीसा के इलाके मिलाकर दंडकारण्य आते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में बस्तर क्षेत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, है ना, ठीक है। तो यह क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया। कौशल जो मैदानी इलाका है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, है ना।
और कल हम इसके आगे इस प्लॉट को जो हमने रखा है इसी के आगे हम क्या करें, नींव जब हम खड़ी कर ली हमने तो अब इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। कल हम बात करेंगे रामायण काल की, और रामायण काल के अंतर्गत हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये क्रोनोलॉजी आगे भानुमंश से कैसे आगे बढ़ेगी, जानकारी के स्रोत क्या है रामायण काल में छत्तीसगढ़ से, कौन कौन से स्थल हैं जो रामायण का संबंधित हैं, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत क्या चीजें हैं, एक सब एक है ना क्लास में हम पढ़ेंगे कब, कल। ठीक है, तो चलो कल सेम टाइम पे मिलते हैं 9 AM है ना मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये क्लासेस है ना तो आप मेरे को जरूर बताएंगे है ना। ठीक है, और इस तरह से ही अपन क्लास को और आगे बढ़ाएंगे।